हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे अभिक्रिया वेग स्थिरांक और वेग नियम। देखिए, हमने वेग लिखा था, अभिक्रिया वेग। और अभिक्रिया वेग कैसे लिखा था हमने? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? हम अभिक्रिया वेग कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, या हम कह सकते हैं अभिक्रिया वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच में क्या संबंध होता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम देखा था 11वीं क्लास में। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया वेग क्या होता है? देखो, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे कोई भी अभिक्रिया है, मान लीजिए अभिक्रिया है A+B बराबर उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था गुलबर्ग और वागे नाम के वैज्ञानिकों ने। नियम से गुलबर्ग और वागे नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इस नियम से स्थिर ताप पर अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया वेग वो समानुपाती होता है किसके? अभिकारकों की सांद्रता। यानी यहाँ दो अभिकारक हैं, A की सांद्रता और B की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा अभिक्रिया वेग। ठीक, यानी अभिक्रिया वेग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा K, A की सांद्रता और B की सांद्रता। ये जो स्थिरांक है K, इसको बोलते हैं हम अभिक्रिया वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको? अभिक्रिया वेग स्थिरांक। अभिक्रिया वेग स्थिरांक या वेग स्थिरांक भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो ये है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब अगर अभिक्रिया इस तरह की है जिसमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, जैसे अभिक्रिया AA प्लस BB प्लस CC बराबर प्रोडक्ट। ठीक है, इस अभिक्रिया में ये स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c ये है स्टोइकियोमेट्री गुणांक। तो इस अभिक्रिया का वेग लिखें हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से इसका वेग लिखें तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अभिक्रिया वेग बराबर K, A की सांद्रता और ये जो आगे स्टोइकियोमेट्री गुणांक है ये घात के रूप में आएंगे। तो A की सांद्रता पर घात क्या आ जाएगी? स्मॉल a। इसी तरह B की सांद्रता पर घात क्या आ जाएगी? स्मॉल b। इसी तरह C की सांद्रता पर घात क्या आ जाएगी? स्मॉल c। ये हो जाएगा अभिक्रिया वेग द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। समझ में आ गई बात? तो यहाँ K क्या है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक। यहाँ पर भी K क्या है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक। तो इस तरह हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। और K क्या है? यहाँ पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक। अगर हम यहाँ से K की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे हम? K क्या है? वेग स्थिरांक। यदि अभिकारकों की सांद्रता, जैसे A की सांद्रता, B की सांद्रता और C की सांद्रता क्या कर दें? इकाई कर दें, एक कर दें। A की सांद्रता, B की सांद्रता, C की सांद्रता एक कर दें तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया वेग। यहाँ पर भी एक कर देंगे, यहाँ पर भी एक कर देंगे, यहाँ पर भी एक कर देंगे, तो अभिक्रिया वेग किसके बराबर आ जाएगा? K के। ठीक है, अभिक्रिया वेग K के बराबर आ गया। कब? जब अभिक्रिया
की सांद्रता क्या है, इकाई है। ठीक, तो इससे हम यहाँ परिभाषा लिखे हम, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग स्थिरांक की परिभाषा, इकाई सांद्रता। सांद्रता कितनी कर दी, अभिकारकों की इकाई, तो अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया वेग जो है ना, उसे क्या कहते हैं हम, अभिक्रिया वेग स्थिरांक। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी, अभिकारकों की सांद्रता क्या कर दी, इकाई होने पर अभिक्रिया वेग को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता इकाई है तो अभिक्रिया वेग ही क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक, जो हमारी समझ में आ रहा है। देखिए ये जो वेग स्थिरांक है, इसमें क्या विशेषताएं देखें हम इसकी। देखो ये जो वेग स्थिरांक है के, इससे हमें अभिक्रिया वेग का पता चलता है। के की अगर वैल्यू हमें पता है तो इससे हमें अभिक्रिया के वेग का अंदाजा हो जाएगा। कैसे, देखो के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, ज्यादा, हमें पता लग रहा है इस समीकरण से। देखो के की वैल्यू ज्यादा है तो अभिक्रिया वेग ज्यादा है, इसका मतलब अभिक्रिया तेज गति से होगी। और के की वैल्यू कम है तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, कम होगा, यानी अभिक्रिया धीमी गति से होगी। तो पहली बात हमें क्या पता चलती है, अभिक्रिया वेग का पता चलता है। इससे हमें अभिक्रिया वेग का पता चलता है कि अभिक्रिया वेग कम होगा या ज्यादा होगा, चलता है पता। अभिक्रिया वेग स्थिरांक अगर ज्यादा है तो अभिक्रिया कौन सी गति से होगी, तेज गति से होगी। और अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान कम है तो अभिक्रिया क्या होगी, धीमी गति से होगी। ठीक, दूसरी बात, अगर के का मान जो है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए निश्चित होता है। स्थिर ताप पर के का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्या है, निश्चित है। ताप स्थिर है, स्थिर ताप पर के का मान निश्चित होता है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए। अगर ताप में परिवर्तन कर दिया जाए, ताप बदल जाएगा तो के की वैल्यू भी बदल जाएगी। ताप परिवर्तन होने पर के का मान बदल जाता है। ठीक, दूसरी अलग अलग अभिक्रियाएं हैं तो उनके लिए के मान भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए के मान अलग अलग होते हैं। अलग अलग अभिक्रिया के लिए के का मान अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक है, अलग अलग अभिक्रियाएं हैं तो उनके लिए के मान भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। और चौथी बात, के का मान जो है ना वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, के का मान किस पर डिपेंड नहीं करेगा, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा के का मान। ये पता होना चाहिए हमको। तो पता होना चाहिए के, पहले बात तो हमें के क्या है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक क्या है, इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का जो वेग है उसे कहेंगे हम अभिक्रिया वेग स्थिरांक। ठीक है, और इसको हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। वेग स्थिरांक को क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। और ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो है ताप बदलने पर बदल सकता है। एक अभिक्रिया के लिए के का मान जो है वो ताप बदलने पर बदल जाता है। यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया अलग अलग है तो उनके वेग स्थिरांक के मान भी अलग अलग होंगे। और वेग स्थिरांक जो है के मान जो है, इनसे हमें अभिक्रिया के वेग का पता चलता है। अभिक्रिया का वेग ज्यादा है, इसका मतलब उसकी के का मान ज्यादा है। के का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग कम होता है। क्लियर? तो इस तरह द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग भी लिख सकते हैं और यहाँ से हमें वेग स्थिरांक का भी पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ हमने अभिक्रिया वेग लिखा किसकी सहायता से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की सहायता से। लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की सहायता से जो अभिक्रिया वेग लिखा जाता है,
ये सभी अभिक्रियाओं के द्वारा इसका पालन नहीं होता है। ये जो वेग समीकरण लिखा हमने, अभिक्रिया वेग लिखा द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से, इसके अनुरूप सभी अभिक्रियाओं का वेग नहीं होता है। जैसे हमने कैसे लिखा इस वेग को, अभिक्रिया वेग बराबर के ए पर घात लिखी, एक जो इसका स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक है, बी पर घात बी का स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक, और सी पर घात क्या है, सी का स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक। इस तरह हम द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से वेग लिखते हैं। लेकिन ये वेग, इस तरह अभिक्रिया का वेग जब लिखते हैं तो सभी अभिक्रियाओं का जो वेग है वो इस प्रकार से नहीं होता है। सभी अभिक्रियाओं का वेग द्रव्यनुपाती क्रिया नियम का पालन नहीं करता है। द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से हम उन्हीं अभिक्रियाओं के वेग लिख सकते हैं जो सरल अभिक्रियाएं होती हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही पद में संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न होती हैं उनको बोलते हैं हम प्राथमिक अभिक्रियाएं। और प्राथमिक अभिक्रियाओं का जो वेग है वो हम इस समीकरण से लिख सकते हैं, यानी वहां पर अभिक्रिया वेग में सान्द्रता पदों पर जो घातांक होंगे वो स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक के समान ही होंगे। ठीक है, लेकिन सभी अभिक्रियाओं के लिए ये सही नहीं है। सभी अभिक्रियाओं का वेग इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए फिर वेग नियम दिया गया। क्या दिया गया, वेग नियम। और वेग नियम से जब हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेग नियम क्या है उसकी बात करें हम। वेग नियम क्या होता है, देखो किसी अभिक्रिया है, जैसे कोई अभिक्रिया है ए बी बी सी सी बराबर उत्पाद। ठीक है, इस अभिक्रिया की हम वेग नियम से अभिक्रिया वेग लिखें तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर के ए पर घात x, बी पर घात y, सी पर घात z। तो अभिक्रिया वेग नियम से अभिक्रिया वेग इस प्रकार लिखें। अब देखो इसमें क्या हमने अलग किया है, यहाँ देखो a पर घात x लिखिए, b पर घात y, c पर घात z। x y z कोई संख्या है जो प्रयोगों से पता लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ हमने स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक नहीं लिखा। a का स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक है स्मॉल a, b का स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक है स्मॉल b, c का स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक है स्मॉल c। लेकिन यहाँ हमने स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा हमने x y z। अब ये x y z कोई संख्या है जो स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक के समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। x y z का मान किससे पता लगाया जाता है, प्रयोगों से पता लगाया जाता है। तो इस तरह पर अभिक्रिया वेग लिख सकते हैं किसकी सहायता से, वेग नियम की सहायता से। ठीक है, जबकि हमने द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से जब अभिक्रिया का वेग लिखा है तो यहाँ पर सान्द्रता पदों पर जो घातांक है वो स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक के समान है। लेकिन वेग नियम से जब अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो यहाँ पर सान्द्रता पदों पर जो घातांक होते हैं वो प्रयोगों से पता लगाए जाते हैं। ठीक है, और अभिक्रियाएं इसके अनुरूप होती हैं, और अभिक्रियाओं का जो वेग होता है ना वो इस समीकरण के अनुरूप होता है। इसको बोलते हैं वेग समीकरण। क्या कहते हैं इसको, वेग समीकरण। अभिक्रियाओं का वेग इस समीकरण के अनुरूप होता है। जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं और जो सरल अभिक्रियाएं होती हैं, मैंने कहा कि सरल अभिक्रियाएं जो एक ही पदों में संपन्न होती हैं उनका वेग हम द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से लिख सकते हैं। वो द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से जो अभिक्रिया वेग की समीकरण लिखी गई है उसका पालन करती है। लेकिन जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, जटिल अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो एक पद में नहीं होती। जटिल अभिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। और जटिल अभिक्रियाओं का जो वेग है हम अभिक्रिया वेग, वेग नियम की जो ये समीकरण है इसके द्वारा लिख सकते हैं। ठीक, तो वेग नियम क्या हो गया, वेग नियम में अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाता है, अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं पर घातांक लगा करके व्यक्त किया जाता है। और ये जो घातांक होते हैं वो स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इनको कहाँ से पता लगाया जाता है, प्रयोगों से पता लगाया जाता है। तो ये है वेग नियम।
समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर ये जो वेग स्थिरांक है, यहाँ पर भी है वेग स्थिरांक के और यहाँ पर भी वेग स्थिरांक। बात वही है कि ये वेग स्थिरांक ही बोलेंगे इसको। ये जो के है क्या है यहाँ पर वेग स्थिरांक, जो अभी हमने देखा है। अब वेग स्थिरांक की इकाई और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई। देखो वेग स्थिरांक की इकाई लिखें तो कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग बराबर के सांद्रता अभिकार। तो अभिक्रिया जो वेग है इसकी इकाई क्या होती है? हमें पता है, हमने देखी थी, सांद्रता समय इनवर्स। ठीक है, ये होती है अभिक्रिया वेग की इकाई। के की इकाई पता लगाएंगे हम। यहाँ ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता, तीनों सांद्रताएं हैं तो यहाँ लिखेंगे सांद्रता। और तीनों सांद्रताएं हैं इसलिए एक घातांक जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ गई बात? तो क्या हो जाएगा? के की इकाई क्या हो जाएगी? के बराबर सांद्रता समय इनवर्स अपॉन सांद्रता x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिख देते हैं? n। x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? n के बराबर है। तो k की इकाई क्या हो जाएगी? सांद्रता। ठीक, ये ऊपर जाएंगे तो 1 आधा समान है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस वाई जेड बराबर किसके? n के। तो 1 माइनस n समय इनवर्स। ठीक, ये क्या है? देखिए के बराबर आ गया सांद्रता 1 माइनस n समय इनवर्स। अब सांद्रता किसमें होती है? मोल पर लीटर में। सांद्रता किसमें है? मोल पर लीटर में। सांद्रता को मोल पर लीटर में लेते हैं। सांद्रता बराबर है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर में लेंगे तो क्या लिखेंगे हम? सांद्रता की जगह क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर। तो इकाई क्या हो जाएगी? मोल अपॉन लीटर। तो मोल 1 माइनस n। इस तरह लीटर, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीटर यहाँ उल्टा हो जाएगा n माइनस 1। लीटर पर घात क्या आएगी? n माइनस 1। और समय इनवर्स, ये इकाई आ गई। क्या आ गई? मोल 1 माइनस है, लीटर n माइनस 1, समय इनवर्स। ये किसकी इकाई आ गई? अभिक्रिया वेग स्थिरांक के की इकाई। या हम देख रहे हैं, देखो अभिक्रिया वेग स्थिरांक के की इकाई किस पर डिपेंड करेगी? n पर। क्या है यहाँ पर? n। n क्या है यहाँ पर? x प्लस वाई प्लस जेड का योग। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? x वाई जेड क्या है यहाँ पर? ये घातांक। ठीक है, यानी k की इकाई डिपेंड करेगी इन घातांकों पर। किस पर डिपेंड करेंगे? इन घातांकों पर डिपेंड करेंगे। घातांकों का योग क्या है? उसके अनुरूप ही होगी k की इकाई। और ये घातांक कैसे पता लगाए जाते हैं? प्रयोगों की सहायता से। तो इस तरह हम अभिक्रिया वेग की इकाई लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो वेग स्थिरांक क्या होता है? वेग स्थिरांक की इकाई भी समझ में आ गई। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग किस तरह लिखते हैं, और वेग नियम की सहायता से अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से लिख सकते हैं हम। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल सरल है। एक बार ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अभिक्रिया कोटि। क्या बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में? अभिक्रिया कोटि। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा है आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके और आप उनको देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। धन्यवाद।